नमस्कार, आप देख रहे हैं जागते रहो। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। क्रूज ड्रग्स केस की जांच और ये पूरा मामला अब बमबारी तक पहुंच चुका है। एक तरफ ड्रग्स केस की जांच तो जारी है, लेकिन दूसरी ओर राजनीतिक दलों में आरोपों की बमबारी लगातार बढ़ती जा रही है। पटाखों और फुलझड़ी से होते हुए हाइड्रोजन बम और अब न्यूक्लियर बम तक बात पहुंच गई है। आरोपों की ये बमबारी सीधे सीधे एनसीपी नेता नवाब मलिक और बीजेपी के नेताओं के बीच में हो रही है। क्या हैदर आजम बांग्लादेश के लोगों को मुंबई में बसाने का काम नहीं करता है? इनके अपने संबंधी अंडरवर्ल्ड के लोगों से, आईएसआई के लोगों से है। माननीय नवाब मलिक जी को स्वयं भ्रष्ट और करप्ट घोषित किया गया। दिवाली खत्म हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में बयानों की फुलझड़ियां या यूं कहें कि बमबारी चालू है। ये सिलसिला दिवाली के पहले से चलता आ रहा है, जब क्रूज ड्रग्स के इस मामले में पहले एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए। फिर आरोप राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर लगाए गए। फिर फडणवीस ने आरोपों के बम फोड़े। बीजेपी नेता आशीष शेलार भी मलिक पर आरोपों के नए बम लेकर आ चुके हैं। इस पर आज नवाब मलिक ने फडणवीस पर कथित हाइड्रोजन बम फोड़ा। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने सीएम रहते महाराष्ट्र में उगाही का धंधा चलाया। सीएम रहते सरकारी पदों पर अपराधियों को बिठाया। जाली नोट का धंधा चलाने वालों को संरक्षण भी दिया। लगभग 1 साल तक महाराष्ट्र में जाली नोट का एक भी मामला सामने नहीं आया, क्योंकि देवेंद्र जी के प्रोटेक्शन में जाली नोट का खेल इस महाराष्ट्र में चल रहा था। डायरेक्टर इंटेलिजेंस रेवेन्यू ने बीकेसी में एक छापेमारी की, जिसमें 14 करोड़ 56 लाख रुपए के जाली नोट पकड़े गए और उस मामले को रफा दफा करने के लिए देवेंद्र जी ने उसमें मदद करने का काम किया। नवाब मलिक ने कहा कि जब जाली नोट का मामला सामने आया था, तब समीर वानखेड़े ही इस मामले की जांच कर रहे थे। नवाब के मुताबिक समीर वानखेड़े देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं। निर्दोष लोगों को फंसाने का, हजारों करोड़ की उगाही करने का, कहीं ना कहीं देवेंद्र जी उसको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और सिर्फ डाइवर्ट करने का नहीं, उस अधिकारी को बचाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि देवेंद्र जी के उस अधिकारी के पुराने संबंध हैं। नवाब मलिक ने 4 नाम गिनाए, जिनके संबंध देवेंद्र फडणवीस से बताए और उन पर आरोपों के तीर छोड़ दिए। नवाब मलिक ने हैदर आजम, मुन्ना यादव, हाजी अराफात और रियाज भाटी के नाम लिए। रियाज भाटी फरार है, मुन्ना यादव पे मुकदमे हैं, जाली नोट का मामला डीआरआई का है। जो एजेंसियां केंद्र की काम करती है, उनसे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसको फिर से देखो, ये जाली नोट का नेक्सस पाकिस्तान से कैसे लिंक है, ये भी देखना पड़ेगा। नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए, उस पर पलटवार भी शुरू हो गए। फडणवीस के बहाने नवाब के आरोपों के बम जिन लोगों पर फूटे, उनमें से एक हैदर आजम ने साफ कहा कि वो नवाब मलिक के परिवार की सच्चाई सामने लाकर रहेंगे। नवाब के हाइड्रोजन बम पर न्यूक्लियर बम फोड़ूंगा। वहीं हाजी अराफात ने कहा कि नवाब मलिक अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। नवाब मलिक के बेटे ने एलबीएस मार्ग में अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के लोगों से किस तरीके से ज़मीन की खरीद फरोख्त की, उसका बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन देकर के साबित किए। उसके अलावा खुद नवाब मलिक जो है अंडरवर्ल्ड के लोगों से संबंध रखते हैं। और नवाब मलिक जी से इतना ही कहूँगा कि उनके परिवार से कहूँगा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनके मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कि जिस तरीके से हम बचपन में रामलीला देखने जाते थे तो तीर इधर उधर मारते थे, उस तरीके से वो चीज़ें करते हैं। तो मैं उनसे, उनके परिवार से कहूँगा इनका इलाज कराओ। नवाब मलिक पर फडणवीस और बीजेपी ने दाऊद के करीबियों से जमीन खरीदने के भी आरोप लगाए। नवाब मलिक ने आज पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया कि फडणवीस ने सीएम रहते हुए अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखने वाले लोगों को ही राजनीतिक पद दिए। उन्होंने मुन्ना यादव नाम के एक व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, जबकि वो माफिया था। उस पर कई संगीन मामले दर्ज थे।
फडणवीस से नवाब ने पूछा कि हैदर आजम नाम के एक आदमी को मौलाना आजाद ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं, और क्या वो बांग्लादेश के लोगों को मुंबई में बसाने का काम नहीं करता था। नवाब ने आरोप लगाया कि दाऊद का करीबी रियाज भाटी सीएम फडणवीस का भी करीबी था। बीजेपी नेता हाजी अराफात पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2017 में नकली नोटों के एक मामले में अपने छोटे भाई को बचाया। बीजेपी का कहना है कि नवाब की बातों में दम नहीं, वो बयानों की बिरयानी पका रहे हैं। जिस प्रकार के आरोप आपने किए, जिन व्यक्तियों का नाम आपने लिया, और देवेंद्र जी का संबंध लगाने का प्रयास, यानी अकबर बिरबल के कहानी में बिरबल नीचे अग्नि और ऊपर हांडी में बिरयानी, वैसे तो खिचड़ी होती है लेकिन नवाब साहब के लिए बिरयानी पकाने का जो असफल प्रयास था, उस प्रकार का ही वर्णन बिरबल के बिरयानी का किया जा सकता है, उस प्रकार का है। आरोपों की बौछार इतनी ज्यादा हो रही है कि गिनना मुश्किल होता जा रहा है। अब देखना यह है कि किसके आरोपों वाले बम ज्यादातर दमदार साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये मामला जब से उठा है तब से दाऊद अंडरवर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड के करीबियों के नामों का जिक्र इसमें लगातार हो रहा है। आज भी नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाते हुए रियाज भाटी नाम के एक शख्स का जिक्र किया। आपको बता दें कि रियाज भाटी को नवाब मलिक ने दाऊद का बेहद करीबी बताया है और इस बात का भी जिक्र किया कि रियाज भाटी के देश के कई बड़े नेताओं के साथ में तस्वीरें हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम रियाज भाटी है। नवाब मलिक के मुताबिक ये देवेंद्र फडणवीस का बेहद करीबी है। इसके सीधे संबंध दाऊद के गैंग से है। नवाब मलिक ने आरोप लगाते हुए दाऊद इब्राहिम का करीबी रियाज भाटी 2 पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया था और उसे 2 दिनों में ही जमानत मिल जाती है। वो बीजेपी के कार्यक्रमों में दिखता था। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है। डबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और 2 दिन में छूट जाता है, इसके पीछे क्या खेल था। रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था। रियाज भाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था, आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए वो तस्वीरें शेयर की जिसमें भाटी एनसीपी और शिवसेना के नेताओं के साथ दिख रहा है। इस फोटो में रियाज भाटी किसके साथ आनंद उठा रहे हैं, आप स्वयं इसको देख सकते हैं। कौन किसको क्या गिफ्ट दे रहा है, रियाज भाटी का ये फोटो स्वयं स्पष्ट है। जहां तक रियाज भाटी गायब हुआ है उस बारे में उन्होंने कहा, माननीय नवाब मलिक जी ने, इसके ऊपर हमारा गंभीर आरोप है। रियाज भाटी गायब हुआ है या रियाज भाटी को बचाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस रियाज भाटी को कस्टडी में लाने से बचा रही है और गायब कर रही है, हमारा आरोप है। अब किसके आरोपों में कितना दम है, लेकिन ये कहा जाता है कि भाटी के ऊपर रंगदारी, जमीन हड़पने, धोखाधड़ी और जालसाजी के कई मामले दर्ज हैं। 2015 और 2020 में फर्जी पासपोर्ट की मदद से अदालती आदेशों का उल्लंघन करके देश से भागने की कोशिश करने के दौरान उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। खबर यह भी है कि जुलाई में गोरेगांव में दर्ज परमबीर सिंह और सचिन वाजे पर दर्ज एक मामले में भाटी सह आरोपी है। खबरों के मुताबिक वाजे के कहने पर भाटी बार और रेस्टोरेंट से वसूली किया करता था, पैसा वाजे को देता था। इस मामले में उसकी अग्रिम जमानत कोर्ट ने सितंबर में रद्द कर दी थी और तब से वो फरार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर यानी कि परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें, परमबीर सिंह के खिलाफ में तीसरी बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। परमबीर सिंह के ऊपर वसूली के बड़े आरोप हैं और पिछले कई महीने से परमबीर सिंह फरार चल रहे हैं। मुश्किलों में घिरते परमबीर के खिलाफ तीसरा गैर जमानती वारंट। कई महीनों से लापता चल रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ तीसरा गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। ये मुंबई में दर्ज उगाही के एक मामले में जारी किया गया है। ये वारंट मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज जबरन वसूली के केस में जारी हुआ है। मंगलवार को इसी केस से जुड़े मामले में गिरफ्तार हुए पुलिस इंस्पेक्टर नंद कुमार गोपाल और आशा कोरके को मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 7 दिनों की CID रिमांड पर भेज दिया था।
इससे पहले मुंबई खिला कोर्ट ने 30 अक्टूबर को और ठाणे कोर्ट ने 28 अक्टूबर को परमबीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। एंटीलिया के पास विस्फोटकों वाली गाड़ी मिलने के मामले में मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वजय को गिरफ्तार किए जाने के बाद परमबीर सिंह को भी मुंबई पुलिस प्रमुख पद से हटा दिया गया था और होमगार्ड में भेज दिया गया था। कई वसूली केस में परमबीर आरोपी हैं, उनकी तलाश की जा रही है, उनके घर समन भेजे जा रही हैं, लेकिन परमबीर कहीं मिल नहीं रहे। परमबीर सिंह स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर जाने के बाद से मई से ही लापता हैं। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो देश छोड़कर ही जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करते हैं हरियाणा के सोनीपत की। हरियाणा के सोनीपत में एक महिला रेसलर और उसके भाई की एकेडमी के भीतर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद गांव वालों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। एकेडमी को आग के हवाले कर दिया गया क्योंकि बताया यह जा रहा है कि गोली एकेडमी के भीतर ही मारी गई है और मां के हालात अभी गंभीर बने हुए हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हरियाणा में महिला पहलवान की हत्या। महिला पहलवान के भाई की भी हत्या। हत्या के बाद गांव में बवाल। ये वो एकेडमी है जहां निशा नाम की महिला पहलवान ट्रेनिंग लेती थी। उसकी हत्या के बाद पूरे इलाके में जोरदार गुस्सा। गांव वालों ने एकेडमी को आग के हवाले कर दिया। ये घटना सोनीपत के हलालपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने महिला पहलवान, उसके भाई और मां को गोली मार दी। भाई बहन की मौत हो गई, मां की हालत गंभीर है। घटना के बाद गांव वालों ने यहां मौजूद सुशील कुमार एकेडमी में जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद एकेडमी में आग लगा दी गई। इस हत्या के पीछे क्या वजह थी यह भी पता नहीं चल पाया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद में पूरी दुनिया के सामने कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए एनएसए अजीत डोभाल ने 8 देशों के सुरक्षा सलाहकारों से वार्ता की। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। लेकिन इस मीटिंग से परेशान कौन है? परेशान है पाकिस्तान। और पाकिस्तान भी बौखलाहट में अब इसी तरीके की मीटिंग बुलाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान पर लगाम लगाने का प्लान। एनएसए डोभाल समेत 8 देशों के सुरक्षा सलाहकार। भारत में बैठक, पाकिस्तान में खलबली। अफगानिस्तान में बदले हालात के बाद पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है, खासकर उन देशों की जिनकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है या जो इसके पास हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद वैश्विक आतंकवाद को लेकर चिंता बढ़ गई है। इससे कैसे निपटा जाए, इसी को लेकर राजधानी दिल्ली में भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक बुधवार को हुई, जिसकी अध्यक्षता भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने की। भारत की मेजबानी में हुई इस क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद बैठक में रूस, ईरान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सबने एक सुर में अपनी संवाद और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया, क्योंकि आतंक से खतरा हर देश को है। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान में हो रहे घटनाक्रमों पर हम सभी नजदीकी से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इसका असर सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों पर नहीं बल्कि पूरे इलाके पर पड़ेगा। We are meeting today to discuss matters relating to Afghanistan. We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbors and the region. इस बैठक में शामिल देशों ने भारत के प्रयासों की सराहना की। इस बात पर राय बनती दिखी कि अफगानिस्तान में समस्याओं का हल एक समावेशी सरकार के जरिए ही निकल सकता है। संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई, साथ ही अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने पर चर्चा हुई। वैसे न्योता तो चीन और पाकिस्तान को भी गया था, लेकिन दोनों ही देश गैर हाजिर रहे। लेकिन जब भारत समेत 8 देश इस बैठक में शामिल हुए तो पाकिस्तान में खलबली मच गई।
अफगानिस्तान मसले पर भारत की ओर से आयोजित NSA स्तर की बैठक के बाद पाकिस्तान ने भी बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान मसले को लेकर पाकिस्तान गुरुवार को अमेरिका, चीन और रूस के वरिष्ठ राजनयिकों की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि इस बैठक में अफगानिस्तान में मानवाधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा पर बातचीत होगी। पाकिस्तान से अपनी दोस्ती और मजबूत करने में जुटा है तालिबान। भले ही दुनिया के किसी देश ने तालिबानी सरकार को मान्यता ना दी हो, लेकिन पाकिस्तान दिखा चुका है कि तालिबानियों का सच्चा हमदर्द है। बुधवार को तालिबानी सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पाकिस्तान पहुंचे। ये यात्रा पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की 21 अक्टूबर को काबुल की यात्रा के बाद हो रही है। पाकिस्तान पहले ही गुपचुप तरीके से तालिबानी अधिकारियों को अपने यहाँ मौजूद अफगानी दूतावास और वाणिज्य दूतावासों में आने की इजाजत दे चुका है। अब जब दुनिया के देश भर के नेतृत्व में अफगानिस्तान पर चर्चा कर रही है तो पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।